हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ एड सारथी का एक और इनिशिएटिव है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा that how you can boost your prelims score by 15 to 20 marks। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आके स्टक हो जाते हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इसके लिए ज़रूर इनरोल कीजिए। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो उसके लिए आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली प्रॉब्लम है ये, एक्स वाई एंड जेड आर 3 कंटेस्टेंट्स इन द रेस ऑफ 1000 मीटर। कोई 1000 मीटर की रेस है, ठीक है, जिसमें कि 3 कंटेस्टेंट्स हैं जो कि हैं एक्स, वाई और जेड। अब इनके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। क्या क्या कहा गया है? कहा गया है अज्यूम दैट ऑल रन विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स। सभी अलग अलग यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, ठीक। x गिव्स y अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, यानी कि y जो है वो 40 मीटर के बाद चलना स्टार्ट करेगा इस लाइन के हिसाब से, ठीक है। अगर इसमें ये लिखा हुआ है दैट x gives y a start of 40 मीटर, यानी कि ये 40 मीटर के बाद अगर y चलना स्टार्ट करता है और x टोटल डिस्टेंस 1000 चलनी है x को, तो y को कितनी डिस्टेंस चलनी होगी? टोटल 1000 है और ये 40 नहीं चलनी है इसको, तो कितनी हो जाएगी ये डिस्टेंस? जितनी y को तय करनी है 1000 माइनस ऑफ 40 कितनी हो जाएगी? 960 मीटर। आगे लिखा हुआ है x gives z a start of 64 मीटर। z को 64 मीटर के बाद चलना स्टार्ट करना है, यानी कि z को टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी? 1000 माइनस ऑफ 64 यानी कि 936 मीटर। आगे क्या कहा जा रहा है? सिंपली क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया गया है अज्यूम दे ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब क्या है कि आपको स्पीड निकालनी है। देखिए, टाइम सबको बराबर ही लगेगा, t, t और t, सबको t ही टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं क्या? सिंपल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000 डिवाइड बाई t। S2 की वैल्यू आ जाएगी 960 डिवाइड बाई t। S3 की वैल्यू आ जाएगी 936 डिवाइड बाई t। ये आ गई तीनों की स्पीड। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है इफ y एंड z वर टू compete in a race of 1000 मीटर, यानी कि y और z को 1000 मीटर की रेस में हिस्सा लेना है दोनों को, ठीक। तो आपको ये निकालना है हाउ मेनी मीटर स्टार्ट विल y गिव टू z। इसका मतलब z कितनी डिस्टेंस के बाद चलना स्टार्ट करेगा इस रेस को पूरा करने के लिए, ठीक। ये टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है जिसके बाद z चलना स्टार्ट करे वो है x। अगर ये डिस्टेंस x है तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1000 माइनस ऑफ x। अभी मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि समय सबका बराबर रहेगा, यानी कि ये भी t टाइम में रेस पूरा करेगा, ये भी t टाइम में ही रेस पूरा करेगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है अज्यूम दे ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स, यानी कि ये स्पीड भी इनकी मेंटेन रहेगी। तो इसकी स्पीड क्या हमने निकाली थी? 960 बाई t, और इसकी स्पीड हमने निकाली थी, ये है z। z की स्पीड हमने निकाली थी 936 बाई t, ठीक। तो हमें फॉर्मूला पता है
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकाल लें, कितना टाइम आ जाएगा इसका t2, डिस्टेंस हो जाएगी 1000 डिवाइड बाई 960 डिवाइड बाई t, कितना हो जाएगा 1000 t डिवाइड बाई 960। सिमिलरली t3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 माइनस ऑफ x, इसको इतनी डिस्टेंस तय करनी है, डिवाइड बाई स्पीड कितनी है 936 डिवाइड बाई t, कितना आ जाएगा 1000 माइनस ऑफ x इंटू टी डिवाइड बाई 936। ये दोनों समय बराबर होने चाहिए, दोनों को बराबर कर लीजिए। 1000 इंटू टी डिवाइड बाई 960 इज इक्वल्स टू 1000 माइनस ऑफ x इंटू टी डिवाइड बाई 936। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद x की जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। आंसर आएगा आपका 25 मीटर, बी। क्लियर? मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 25 ही है। एक बार चेक कर लीजिएगा, सॉल्व करके वेरीफाई कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली आंसर क्या बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में एज अ होमवर्क प्रॉब्लम भी दी थी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। अ फ्राइट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये पहली ट्रेन है, ठीक है, जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 hours later, an express train left Delhi for Mumbai following the freight train on the parallel track at an average speed of 60 km per hour. ये दूसरी ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, ठीक है। और ये जो ट्रेन है दूसरी वाली, ये पहली वाली से 2 घंटे बाद चलना स्टार्ट होगी, आफ्टर 2 hours। तो आपको ये पता करना है हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्राइट ट्रेन, यानी कि ये दोनों ट्रेन कितनी डिस्टेंस पे एक दूसरे से मिलेंगी। देखिए, आपको जो इसको सॉल्व करने के तरीके मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। कई जगह पे क्या कहा जाएगा, रिलेटिव स्पीड निकाल के आप फिर सॉल्व कीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा मैं बोलती हूँ, इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, ईजी वे में चलिए। अच्छा ये बताइए, सिंपल बताइएगा, अगर कहीं लिखा है 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पर आवर 40 किलोमीटर चलती है ट्रेन, है कि नहीं? यही तो मतलब है। बस अगर ये मतलब पता है तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे करेंगे? पहले घंटे अगर इसका ये लिखा हुआ है कि पहली वाली ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो पहले घंटे ये कितने किलोमीटर चलेगी? 40 किलोमीटर, ठीक। अगले आवर में क्या होगा? 40 और चलेगी प्लस ऑफ 40 यानी कि 80 किलोमीटर। अच्छा ये बताइए, मीनवाइल ये वाली ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है? नहीं, ये अभी नहीं चल रही है, ठीक है। अगला तीसरे घंटे में ये 40 किलोमीटर और चलेगी, क्योंकि इसे हर घंटे 40 किलोमीटर चलना ही चलना है। कितनी चलेगी? 120 किलोमीटर। अब ये भी चलना स्टार्ट हो गई, कितना चलेगी? 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, यानी कि ये हर घंटे कितना चलेगी? 60 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद चौथे घंटे ये 40 किलोमीटर और चलेगी, कितनी हो जाएगी इसकी स्पीड? कि मतलब कितनी डिस्टेंस ये कवर कर ले जाएगी? 160 किलोमीटर, ठीक। अब ये वाली ट्रेन 60 और चल ली, कितना हो गया? 120 किलोमीटर। अब ये ट्रेन 40 और चलेगी, कितना हो गया? 200 किलोमीटर। ये कितनी चल ली? प्लस ऑफ 60, 180 किलोमीटर। ये वाली ट्रेन अगले घंटे में, छठे घंटे 40 किलोमीटर और चल लेगी, कितना चल लेगी? 240 किलोमीटर। ये वाली ट्रेन 60 और चल लेगी, कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। छठे घंटे में दोनों वैल्यू बराबर आ गई और यही डिस्टेंस है। अगर पूछ लेता कि कितने घंटे पे मिलेंगी तो हम लगा देते 6, डिस्टेंस पूछ रहा है इसलिए हम लगा रहे हैं 240। व्हाट इज द आंसर? सी। देखा, डायरेक्टली सिर्फ एडिशन करके आपको आंसर मिल गया।
कुछ करना ही नहीं था इस प्रॉब्लम में, सिर्फ जोड़ जोड़ के देखना था कि कहाँ पे दोनों जा करके मिल रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये भी आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है और लास्ट सेशन में ये भी प्रॉब्लम मैंने दी थी आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन देखते हैं। When a runner was crossing the 12-kilometer mark, she was informed that she has completed only 80% of the race. यानी कि जब 80% रेस पूरी होती है तो कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है? 12 किलोमीटर। तो आपको पता करना है हाउ मेनी किलोमीटर वॉज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट, यानी कि आपको टोटल डिस्टेंस पता चलनी है। किसी भी चीज का अगर टोटल हम परसेंटेज में बात करें कितना हो जाएगा? 100%। अगर 80% की वैल्यू 12 किलोमीटर है तो क्या 100% की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे? आसानी से निकाल लेंगे। 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 80 कितना आ गया? 15 किलोमीटर। व्हाट इज द आंसर? डी। क्लियर? इसी के साथ आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे, जो कि है आपका कैलेंडर एंड क्लॉक। कुछ प्रॉब्लम्स हम कैलेंडर और क्लॉक की भी डिस्कस करते हैं। ये आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। क्या कहा जा रहा है इस प्रॉब्लम में? विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। देखिए, अगर कभी कहीं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कैलेंडर रिपीटिशन आए तो उसके लिए ये एक सीधी सी टेबल है। अगर ये टेबल आपको याद रहती है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सिंपली आपके दिमाग में ये टेबल बैठ सकती है। देखिए, दो तरीके की टेबल मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है, एक अपकमिंग ईयर की, एक पास्ट ईयर की। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि पास्ट में ऐसा कौन सा साल था जिसका कैलेंडर जो भी फलाने साल दिया है उससे मिलता हो। ठीक, उसको करने का तरीका क्या है? जो भी आपको ईयर दिया जाए सबसे पहले उसको डिवाइड बाई 4 करिए। जैसे यहाँ 2009 दिया है, 9 को करिए आप 4 से डिवाइड किया, कितना मिल गया आपको यहाँ से? सॉरी, कितना मिल गया आपको रिमाइंडर? रिमाइंडर मिल गया आपको यहाँ से 1, रिमाइंडर 1। और अपकमिंग ईयर के लिए पता करना है तो कितने साल जोड़ने हैं? 6। इसमें जोड़ दीजिए प्लस ऑफ 6। व्हाट इज द आंसर? 2015। राइट आंसर इज डी। अच्छा, ये बताइए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो क्या करते? 28 साल जोड़ देते। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ जाता तो क्या करते? 11 साल जोड़ देते। ये हो गई अपकमिंग ईयर की बात। ये चार्ट किसके लिए है? अपकमिंग ईयर के लिए है। अगर हम पास्ट ईयर की बात करें तो पास्ट ईयर का तरीका क्या होगा? सेम, ईयर को करिए आप 4 से डिवाइड। ईयर को जब 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो बिफोर 28 ईयर। ठीक, अगर 1 या 2 मिल जाए तो बिफोर 11 ईयर्स। ठीक, अगर 3 मिल जाए तो बिफोर 6 ईयर्स। ये होते हैं आपकी टेबल। एक बार इसको याद रखिएगा गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। एक दो बार इसको देख लेंगे तो ये टेबल दिमाग में आसानी से बैठ जाती है, एग्जाम में अच्छे से याद आ जाता है। बस एक दो बार देखने की देर है। फालतू का आपको जोड़ घटाव नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में आसानी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम में कहा जा रहा है, बिटवीन 6 PM एंड 7 PM द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ अ आवर हैंड बाय 3 मिनट्स ऐड। यानी कि आपको पता करना है कि कब मिनट हैंड जो हो वो आवर हैंड से आगे हो। ठीक है, आगे है 3 मिनट से। टाइम की क्या बात कर रहा है? 6 बजे और 7 बजे के बीच में। देख लेते हैं एनालाइज करके कि क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले हमने 6 बजा दिए घड़ी में। ठीक है, सिंपली घड़ी में 6 बज गए। अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि पता करिए कि कब मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड से आगे हो जाए। वैल्यू को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अच्छा, अगर मैं 6 से 7 के बीच के टाइम की बात करूं तो
कितने समय के बाद, एग्जैक्ट 6 से 7 के बीच में कितने समय के बाद मिनट हैंड जो है वो आर से आगे निकल जाएगा? 6:30, ऑब्वियसली 6:30 से पहले तो मिनट हैंड जो है कहाँ रहेगा? ये जैसे ये है आपका आर हैंड, ये है आपका मिनट हैंड। 6:30 से पहले तक तो जो आपका मिनट हैंड है वो यहाँ 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 पूरा यहाँ तक घूमेगा, यानी कि मिनट हैंड कहीं भी हो वो आपके आर हैंड से लैग करेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता करना है कि वो मिनट हैंड से कितना, मिनट हैंड आपका आर हैंड से कितना पीछे है। आपको ये पता करना है मिनट हैंड आर हैंड से अहेड, उसके आगे होना है। इसका मतलब 6:30 से पहले वाले सारे टाइम तो सबसे पहले एलिमिनेट हो गए ऑप्शन से। ऑप्शन ए एलिमिनेटेड, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेटेड। अब बचे दो ऑप्शन, 6:36 और 6:48, दो ऑप्शन बचे। तो सबसे ज्यादा करीब कौन सा दिखाई पड़ रहा है? यही दिखाई पड़ रहा है 6:48 पे। अच्छा एक बार एनालाइज करके देखिए, घड़ी में जब कहीं 6:48 बज रहे होंगे तो इनके बीच का जो मिनट और के बीच का जो इंटरवल होगा, कितने मिनट का समय मतलब आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का होगा, वो 3 मिनट होगा क्या? 3 मिनट से बहुत अधिक हो जाएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। बचा हुआ ऑप्शन क्या है? सी। व्हाट इज द आंसर? सी। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आइए। ये आपके 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कहा जा रहा है इस प्रॉब्लम में? इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th Jan is the Sunday, then which of the following is correct? इस प्रॉब्लम को करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आप जान लीजिए, ऑड नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं। जब भी कंप्लीट वीक्स अगर आप सेट बना लें तो उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा डेज बनते हैं उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ डेज। अच्छा ये बताइए, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ठीक, 7 दिन होते हैं। तो ये बताइए, अगर ऑड नंबर ऑफ डेज मैथमेटिकली निकालने हैं तो उसका तरीका क्या होगा? सिंपली जो भी डेज हो उनको 7 से डिवाइड कर दें, जो भी रिमाइंडर मिल जाएगा वही हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ डेज। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे कि इसका आखिर सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है। डेट क्या दी हुई है? 12 जनवरी। कितने दिन बचे? 31 माइनस ऑफ 11, बच गए 20 डेज, ठीक। ऑड नंबर ऑफ डेज निकालने का तरीका क्या बताया मैंने? ऑड नंबर ऑफ डेज निकालने का तरीका है जो भी नंबर ऑफ डेज हो उसको 7 से डिवाइड कर लीजिए। 20 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर क्या बचा? 6, ठीक। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फेब की। फेब को पूरा लेना है क्योंकि जुलाई की डेट दी हुई है ना, 12 जुलाई और 15 जुलाई, तो फेब तो पूरा ही लेना पड़ेगा। लेकिन फेब जो है वो सबसे ज्यादा विवादास्पद मंथ है। कैसे? क्योंकि ये या तो लीप ईयर होता है या तो ऑर्डिनरी ईयर होता है। लीप ईयर में कितने दिन हो जाएंगे? 29 डेज। ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज हो जाएंगे? 28 डेज। ऑड नंबर ऑफ डेज दोनों के केस में निकाल लेते हैं। 29 डिवाइड बाई 7 कितना आ गया ऑड नंबर ऑफ डेज? 1, जब है लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर के केस में ऑड नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? 28 डिवाइड बाई 7 यानी कि 0, जब है ऑर्डिनरी ईयर। ये दोनों केस बना के रख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में देखिए आपको लीप ईयर भी दिया है, नॉट लीप ईयर भी दिया है, तो हम सबका सेट बना करके देख लेंगे कि कहाँ से क्या बात हमारी बैठ रही है, ठीक। अच्छा, फरवरी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मार्च की। मार्च में कितने डेज हो जाते हैं? 31 डेज। ऑड नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 31 डिवाइड बाई 7 कितने आ गए? 3। अप्रैल कितने डेज हो जाएंगे? 30 डेज। ऑड नंबर ऑफ डेज 30 डिवाइड बाई 7 यानी कि कितने बन गए? 2। मई कितने डेज? 31 डेज।
ऑड नंबर ऑफ डेज 31 डिवाइड बाई 7 3। जून कितने डेज होंगे 30 डेज। ऑड नंबर ऑफ डेज 30 डिवाइड बाई 7 कितने बन गए 2। अब बात करते हैं जुलाई की। तो जुलाई में दो डेट दी हुई है, एक दी हुई है 12 जुलाई, एक दी हुई है 15 जुलाई। 12 जुलाई के केस में नंबर ऑफ डेज 11, 15 जुलाई के केस में नंबर ऑफ डेज 14। ऑड नंबर ऑफ डेज 11 डिवाइड बाई 7। ऑड नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितने बन गए आपके 4। ठीक, 14 डिवाइड बाई 7। ऑड नंबर ऑफ डेज 0। अब हमें देखना है कि हाँ देखते हैं क्या क्या है। ऑड नंबर ऑफ डेज को हमें जोड़ करके देखना है। देखिए एक चीज मैं बता दूं, ऑड नंबर ऑफ डेज को हम जोड़ेंगे। अगर ऑड नंबर ऑफ डेज 0 आ जाए तो इसका मतलब दिन संडे ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं जोड़ना है। अगर ऑड नंबर ऑफ डेज 1 आ जाए तो उसका मतलब क्या है, संडे से एक आगे मंडे। अगर 2 आ गया मंडे संडे मंडे ट्यूसडे, 3 आ गया तो सीधे काउंट करते चलिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ऐसे काउंट करते हैं ऑड नंबर ऑफ डेज को। उतने दिनों को आप उसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि उतने पे आपका हफ्ता जो है वीक जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, वीक पूरा हो गया, बचे हुए दिनों को उसमें जोड़ लीजिए। अब पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं 12 तारीख ले लेती हूँ और लीप ईयर ले लेती हूँ, देखते हैं क्या मिलता है हमको। ठीक है, 6 1 लीप ईयर कंसिडर कर रही हूँ मैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितना मिल गया 21 ऑड नंबर ऑफ डेज मिले। 21 से तो कुछ काम बन नहीं रहा है, इसको फिर से 7 से डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर कितना मिल रहा है। रिमाइंडर कितना मिल गया 0। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, जो दिन दिया हुआ है 12 जनवरी वही दिन आ जाएगा किस तारीख को 12 जुलाई को, यानी कि संडे। और ईयर कैसा हो लीप ईयर। व्हाट इज द आंसर सी। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ये होता है आपका ऑड नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आइए। ये 96 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। क्या कहा जा रहा है इसमें, इन एन एक्यूरेट क्लॉक इन अ पीरियड ऑफ 2 hours 20 minutes, यानी कि 140 मिनट, द मिनट हैंड विल मूव ओवर। देखिए अगर मैं क्लॉक की बात करूं, ठीक है, ये आपकी क्लॉक है 12 3 6 9, तो ये टोटल कितना एंगल बनाती है सबको पता है 360 डिग्री। और अगर मैं मिनट की बात करूं तो टोटल कितने मिनट चलेगी 60 मिनट। 360 डिग्री में ये 60 मिनट तय करेगी। ये बताइए अगर ये 360 डिग्री में 60 मिनट को तय कर रही है तो क्या मैं 140 मिनट के केस में एंगल नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल, क्या हो जाएगा 360 इंटू 140 डिवाइड बाई 60। What is the answer? 840 degree. Right answer is C. Clear? चलिए इसी के साथ गाइस आपका कैलेंडर क्लॉक कंप्लीट होता है और साथ ही साथ आपका सीसैट का ये जो क्रैश कोर्स था ये कंप्लीट होता है। गाइस हमने मैक्सिमम चीजें जो थी वो कवर कर ली, कंसेप्ट्स को बहुत बारीकी से देखा, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की, आपको मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी, आपने चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से एनालाइज किया। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिए, माइंड में रखिए, आपका आसानी से सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा। एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस गाइस। और एक बात और, जो भी मैंने क्लासेस ली हैं उनका पीडीएफ आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम में पेशेंस रखिएगा, पेशेंस को लूज मत करिएगा, उन क्वेश्चंस पे समय बिल्कुल मत बर्बाद करिएगा जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेक्टिक हो। हर क्वेश्चन को ये मत कोशिश करिएगा कि एक सीरियल से क्वेश्चंस करने हैं, जो क्वेश्चन आसानी से होने वाले हो उन्हें पहले करिएगा। कॉम्प्रिहेंशंस छोटे उठाइएगा, पहले छोटे कॉम्प्रिहेंशन करिए, उसके बाद लॉन्ग पे आइए। ये सारी चीजों को
ध्यान में रखिएगा, आपका सीसैट आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए गाइज, अब मैं आज का सेशन और साथ ही साथ सीसैट का कोर्स यहीं एंड करती हूँ। गुड लक फॉर योर एग्जाम, गिव योर 100%। थैंक यू।